मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव और युवा समाज सेवी कविंद्र इस्टवाल जी। कविंद्र इस्टवाल जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपके कार्यक्रम के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविंद्र जी, जो गढ़वाल की जो आजकल स्थिति है बहुत चर्चा में है गढ़वाल, क्योंकि वहाँ से, जिस इलाके से चौबट्टा खाल से आप हैं, वहाँ से पहले त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद अब तीरथ सिंह रावत जी भी उसी क्षेत्र से हैं। तो इसके बावजूद वहाँ विकास नहीं हो पाया। सतपाल महाराज भी वहाँ से मौजूदा विधायक हैं। तो क्या कारण है कि पहाड़ों में विकास नहीं पहुँचा? जो विकास की किरण, जो उम्मीदें थी लोगों की, वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पहाड़ है, हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम इस पहाड़ से हैं। बस कुछ गलत विज़न के कारण, जिनके अंदर अपना विज़न नहीं है और खाली अपना राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने चौबट्टा खाल को एक राजनीतिक का अखाड़ा जरूर बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी इस चौबट्टा खाल से राजनीति की, वो शिखर तक तो पहुँचा है। इसके लिए मैं उस पूरी विधानसभा, जो चौबट्टा खाल के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि वो नेता जब ऊपर शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं। वर्तमान में आपने कहा कि वहाँ के जो त्रिवेंद्र जी थे मुख्यमंत्री बने, अभी जो तीरथ जी हैं वर्तमान में वो भी वहाँ विधायक रहे हैं। 2012 में उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद वो आज उसी मुख्यमंत्री जी के गद्दी पर बैठे हैं। और माननीय हमारे महाराज जी तो पहले केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं और उसके बाद अभी वहाँ मंत्री भी हैं, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि चलिए, एक चौबट्टा खाल विधानसभा से लोग बड़े अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं। बस थोड़ा सा दुख तब होता है कि बड़े पदों के होने के बावजूद कभी भी उसने अपने लोगों का और अपने क्षेत्र का कभी भला नहीं सोचा। इसमें यूं कह लीजिए कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की ये फितरत है कि जब आगे चले जाएं तो पीछे छोड़ देते हैं, और अपने लोगों को, और जो अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को जो छोड़ता है, मैं नहीं समझता कि उस व्यक्ति को भी मतलब कहीं आगे कोई बहुत अच्छा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं वो फिर धरातल पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद उसको बहुत पछतावा भी होता है, लेकिन तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरे गढ़वाल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पौड़ी ने मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं, मंत्री इस प्रदेश को दिए हैं, आज भी वर्चस्व है। इसके बावजूद भी वहाँ बुनियादी समस्याएं क्यों हैं? मतलब क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने करना है तो बहुत आराम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और वो खाली ये है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सड़कें हैं, वो थोड़ी दुरुस्त हो जाए। जो वहाँ पे जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटलों की जो व्यवस्थाएं हैं, वो ठीक हो जाएं। तो स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज वहाँ धीरे धीरे, जब हम पढ़ते थे तब स्कूलों की बच्चों की संख्या 300 से 400 तक होती थी। आज मात्र इंटर कॉलेज में 60 या 50 बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को कम से कम सुधारने का काम तो सरकार का बनता था। और ये बिल्कुल सही है कि पौड़ी ने बहुत सारे ऐसे बड़े नेता क्या, शीर्ष पदों पर पौड़ी से कई लोग आसीन हुए हैं। पर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गलत, एक यूं कह लीजिए कि हम अपने लोगों का कभी भी भरोसा नहीं करते या अपने लोगों को नहीं समझ पाते। और अंततः क्या है कि हमने ऐसा भी देखा है कि जो व्यक्ति समय के हिसाब से नहीं समझ पाता, उसको ईश्वर समझाता जरूर है। तो ऐसा नहीं है, पौड़ी में हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन कभी भी किसी नेता ने पौड़ी का भला नहीं सोचा। वो पौड़ी के बाद वो या तो फिर डोईवाला की बातें करेंगे, या तो रायपुर की बातें करेंगे, या तो वो दिल्ली की बातें करेंगे। वो एक चुनाव के बाद उनकी भाषा परिवर्तन हो जाती है। वो ऐसा लगता ही नहीं कि कभी उस क्षेत्र
उनका खुद का ही पलायन हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कभी उस क्षेत्र से रहे हो। एक तरफ तो कहते हैं कि हम उन स्कूलों से पढ़े हैं, हम नंगे पाँव चले थे, अपने अतीत को याद करते हैं। तो जब आप उस चीज़ को याद करते हैं तो आपने किया क्यों नहीं? आप तो उन पदों पे भी रहे, आपके तो करने आप कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया आपने? इसलिए नहीं किया कि आप नहीं चाहते कि वहाँ का व्यक्ति आगे बढ़े, वहाँ के लोगों का भला हो। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं बस भीड़ इकट्ठी हो और खाली आपके लिए तालियां बजाएं, सिर्फ आप यहाँ तक है। लेकिन आपने वहाँ के व्यक्ति को कभी मजबूती देने का काम नहीं किया। हमेशा उनको भ्रमित रखा गया, उनके साथ छलावा किया गया, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम आप लोगों ने किया है। अच्छा कविंदर जी, अब गर्मियाँ आने लगी हैं और गाँव के जंगल फरवरी से ही जलने लगे हैं और पेयजल की भी समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई प्रॉपर नीति नहीं बनी है या कहाँ मतलब कमी कहाँ रह गई कि आज पूरे भारत को पानी देने वाला पहाड़ प्यासा है? देखिए ऐसा है, इसके लिए तो मैं यूँ ही कहूँगा कि हमारे आंखों के सामने नदियाँ बह रही हैं और हम आज खुद प्यासे हैं। बिल्कुल वही ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जहाँ से आधे भारत को पानी देने का काम उत्तराखंड कर रहा है, वो खुद ही आज प्यासा है। जहाँ हम जवानी की बात करते हैं, जहाँ हम जल की बात करते हैं, हालांकि सब वो भाषणों तक ही सीमित है। ना वहाँ की जवानी संभाल पाए, ना वहाँ के जल को संभाल पाए। और बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हम कर सकते थे। आप वहाँ के जो स्रोत हैं वहाँ को डेवलप कर सकते थे। आप रोज़ एक सड़कों को आप स्वीकृत करते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं में उन सड़कों के लिए ये नहीं रखते कि जो उनके बीच में जो स्रोत आएंगे उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको ना तोड़ा जाए। आप उन चीज़ों को नहीं देखते। जहाँ पे पानी को हम बचा सकते थे, हमने कभी उस पानी को बचाने का काम नहीं किया। आए दिन जंगलों में आप फरवरी के महीने में कह रहे, मैं तो कहता हूँ जनवरी के महीने में भी आग लगती है। मैं एक समय जनवरी में जब मैं गया तो वहाँ भीषण आग लग रही थी और मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर इतनी ठंड लग रही है, जंगल जल रहा है। तो जंगल जलने से कितना नुकसान हुआ? वनस्पति का नुकसान हुआ, जंगली जानवरों का नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा हमारे जल स्रोतों का नुकसान हुआ। और इसके लिए वन विभाग दोषी है। ये जो मंत्री बैठे हैं ये दोषी हैं, क्योंकि ये लोग योजना नहीं बनाते। खाली जहाँ हादसा हो जाएगा वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे, लेकिन आप पहले ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि आग लगे ना? जो व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है तो उसको दंडित क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि वन विभाग के कर्मचारी भी लिप्त हैं। वो आग लगाने के लिए आग लगवाते हैं। मैंने तो कई जगह एक बार कहा कि ये कुछ लोग ऐसे कहने लगे इसमें आग लगाए और इसके बाद वनस्पति अच्छी होती हैं या घास अच्छी होती है, लेकिन घास के कारण आप जंगल को आग लगाएंगे। आपने कई वन संपदा को खत्म करने का काम किया, आपने जल स्रोतों को खत्म करने, जैव विविधता को खत्म करने का आपने काम किया। तो कुछ नहीं, खाली ये राजनीति जो है ये व्यक्तिगत स्वार्थ और कुछ अपने लोगों तक सीमित रह गई है। आजकल समाज और इस जनता के लिए किसी की सोच नहीं है। खाली राजनीति, जब चुनाव शुरू होता है उस समय आप जरूर जाते हैं कि हम ये कर देंगे, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें उन तक करते हैं। मतलब पहाड़ से धरातल से कोई नहीं जुड़ा, कुछ नहीं। उसके बाद आप उनको फ़ोन करिए, उनको आप मिल ही नहीं सकते, उनसे आप बातें ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए है। कविंदर जी, सड़कों को लेकर, गढ़वाल की सड़कों को लेकर एक बड़ी बहस पूरे प्रदेश में छिड़ी हुई है कि उनकी क्वालिटी पहले तो बन नहीं रही जगह जगह। जैसे आपने भी कई बार मुद्दे उठाए कि कोटद्वार से और सतपुली तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। और जो सड़कें अब जो डामरीकरण भी हो रहा है, तो अभी जैसे दुगड्डा प्रखंड का मामला सामने आया है, तो क्या कारण है कि डामरीकरण सही नहीं होता, या बजट प्रॉपर नहीं होता, या भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे दिन उखड़ जाती हैं सड़कें? देखिए, भ्रष्टाचार नीचे से कभी नहीं होता, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ है। आज वर्तमान में जहां सड़कों का एक तरफ तो ये हमेशा बड़े बड़े वायदे और नारे ऑल वेदर सड़कों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो गांव को जो जोड़ती हैं सड़कें, जहां से
आम जनता, जनजीवन, डेली कई 100 लोग आते जाते हैं, उन सड़कों के इतने बुरे हाल हैं। आपने जब कहा कि कोटद्वार से और पौड़ी की जो सड़क है, वहाँ पहले पौड़ी से कोटद्वार आने में मात्र 3 घंटे लगते थे, अब आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ऐसा लगता है कि खड्डे नहीं, सड़कें नहीं, ये तो खड्डे हैं। कोई भी व्यक्ति या हमारे जो बेचारे बीमार हैं वो एम्बुलेंस में आ रहे हैं, आज देखिए आप इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद व्यवस्थाएं सारी खत्म हो चुकी है और खाली वायदे करते हैं कि हम सड़क बना रहे हैं। सड़क ऐसी बन रही है कि उसके कोई गुणवत्ता देखने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। खाली वो सड़क काली कर देते हैं, लेकिन मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर वो उखड़ जा रही हैं। तो ये खाली हम लोगों के साथ छलावा करने का काम करता है। बजट ठिकाने लगाया जाता है और हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक तरफ उनके लोग कहते हैं कि काम हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे घर की, मेरे गांव की सड़क बन रही है, आप किसी पार्टी से ना हो, पर आप उस समाज और उस क्षेत्र से हैं, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ स्वीकृत होती है। लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए सब बोलो, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन कुछ नहीं, वो बन रही है तो कोई देख रहे हैं, और जो बोलने वाला है, कोई एक व्यक्ति ने अगर आवाज़ उठाने का काम किया तो उसको धमकियां देने का काम किया जाता है, उसको डांटने का काम किया जाता है। तो के साथ ऐसा ही हाँ, अभी देख लीजिए वो दोगड्डा विकास पर उसमें ये अभी हाल की बात है। ऐसे पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। वर्तमान में कई जगह जो सड़कें हैं, कहीं आपको देखेंगे तो बजरी हाथ में आ रही है। वो नौगोखाल के साइड में एक सड़क थी जनता देवी वाली, वो बड़ी मुश्किल से उसको 15 दिन भी नहीं हुए थे। ऐसी आपकी बिजौरा पानी से एक सुंदर खाल है जो ऊपर अपना सैंदार की तरफ जाती है, वो सड़क में मैं जब खुद गया, वो सड़क मुश्किल से 4 दिन के बाद हमारी गाड़ी वहाँ स्लिप हो रही थी। तो मैं बड़ा अफसोस होता है कि जनता का पैसा और जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से स्वीकृत होती हैं। खाली आप लोगों ये जो है कि ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम करते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? सड़कें आप थोड़ा सा कम बना लें, लेकिन मजबूत बनाएं, गुणवत्ता को उसको जरूर देखें, क्योंकि पहाड़ का जनजीवन पहाड़ जैसा ही मुश्किल है। और बड़ी मुश्किल से तो वहाँ चीज़ें आती हैं, तो वो भी अगर इस तरीके से आएंगी तो इसका मतलब हमारी कोई मतलब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी कोई मतलब समाज में कोई हैसियत नहीं है। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का हमेशा काम इन्होंने किया है। एक सवाल रोजगार को लेकर। पहाड़ में जो कोरोना काल के बाद जो प्रवासी लोग गांव लौटे, उनको कहा गया, सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं की बात की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात हुई, तो उसकी हकीकत क्या है कि क्या सचमुच गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार मिला? ये तो सर आपके आंकड़े भी आपको पता होगा। आज सबको मालूम है कि क्या रोजगार मिला है और क्या नहीं मिला है। कोरोना काल में मैं तो फर्स्ट लॉकडाउन में गढ़वाल में गया था और कई लोग प्रवासी वहाँ आ रहे थे। हमें मालूम है किस तरीके से वो बेचारे आए। उनके तो खानों तक के लाले पड़ गए थे, नौकरियाँ छूट गई, घर पहुँचे तो घर में जो स्थिति देख के बड़ा आंसू उनको देख के बड़ा दुख हुआ कि वर्तमान में ये स्थिति क्या हाल हो गया। क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं, चाहे हॉस्पिटल की रही हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर की रही हो, कोई व्यवस्था नहीं। इन्होंने बड़े बड़ी बातें कही कि हम तुम्हें राशन देने। हमने खुद प्रत्यक्ष देखा कि उन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर तक नहीं थे, राशन तक नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ते हैं। जब हम स्वरोजगार की बातें करते हैं तो इतनी जटिलताएं हैं कि अगर एक लड़के को कुछ अपना काम करना हो तो बेचारा वो तो कई चक्कर तो ब्लॉकों के लगाता है, फिर कई वो जिला मुख्यालय के चक्कर लगाता है, उसके बाद वो हताश होकर बैठ जाता है। कहीं बैंक में जाएंगे तो बैंक वालों की फॉर्मेलिटीज इतनी है। तो स्वरोजगार तो कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ 1-2 लड़कों ने किया है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसा खर्च करने के बाद किया है। और हमारे यहाँ जहाँ युवाओं की बात करते हैं तो युवा तो हमारे यहाँ जो बेचारे थोड़ा पढ़े लिखते हैं तो या जो वहाँ युवा रह रहा है तो नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है, या दिल्ली या बॉम्बे या देहरादून, इसका होता है ही नहीं। दूसरा जो वहाँ युवा है वह दिशाहीन हो गया है, वह या तो नशे का आदी हो गया है
और उसके लिए एक भटकाव की स्थिति आज पैदा हो गई है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैंने अपने जीवन में करना क्या है। उसके लिए एक बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिर मैं क्या करूं। और जब वो दिन भर इतना सोच रहा है, क्योंकि घर में जाता है तो घर के लोग उसको डांटते होंगे, और जब वो बाजार में या कहीं जाता है तो वो सोचता है कि मेरा समय तो निकला जा रहा है और मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो बड़ी भटकाव की स्थिति वहाँ हुई। और उसके चक्कर में क्या है कि हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ चला गया, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आपको ये लगता है कि कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। 12th के बाद जैसे ही बच्चा 12th में जाता है, तुरंत वहाँ पे स्कूलों में वहाँ कैरियर काउंसलिंग के कैंप्स लगने चाहिए। जो बच्चा जिसमें निपुण है उसको उस तरीके से तराशना जरूरी है ताकि वो बिगड़ ना जाए। हमें तो चिंता अपने युवाओं की भी है, क्योंकि अगर हमारा युवा भटक जाएगा तो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इसका मुझे बड़ा भय और डर रहता है। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि जो ओवरऑल सिनेरियो है गढ़वाल का या पहाड़ का या कुमाऊं का, जो मतलब पर्वतीय जिले हैं, तो मतलब वहाँ वो कैसे आबाद हो सकते हैं, पहाड़ कैसे आबाद हों? देखिए जी, बहुत सिंपल तरीका है। वैसे मैं मानता हूँ कि पहाड़ में पहाड़ की व्यवस्थाएं पहाड़ जैसी जटिल हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि नहीं हो सकता। जब हम उत्तर प्रदेश के टाइम पे था, हो सकता सड़कें थोड़ा कम थी, लेकिन गांव के अंदर संपन्नता मैंने देखी है। गांव के अंदर चहल पहल थी, आपसी प्यार प्रेम था। आज वर्तमान में मैं ये देखता हूँ कि चाहे चुनाव पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के, वहाँ के लोग खाली वो चुनाव और एक वो राजनीतिक तुष्टिकरण वाली जहाँ बातें होती है कि जहाँ पे बैठते हो राजनीतिक डिबेट शुरू हो जाता है। चुनाव खत्म हो चुका है 3 साल पहले, 4 साल पहले। आप अपने काम से मतलब नहीं रखते। आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। 2 चीजें हैं जिससे हम लोग वहाँ बढ़ावा दे सकते हैं रोजगार को। सबसे पहले है हमारा पर्यटन, क्योंकि हमारे को प्रकृति और ईश्वर ने इतना कुछ दिया है। जंगल हमारे पास है, जल हमारे पास है, तो हम तो वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। खाली ये है कि सिस्टम को ठीक करना होगा। वो सिस्टम अगर हम ठीक कर देंगे, जिस तरीके से होम स्टे की बात की थी, लेकिन उसको प्रॉपर चैनल में नहीं चलाया गया। रेस्तोरां बना सकते थे हम लोग बहुत सारे इस तरीके से, जैसे हाईवेज पे चल रहे हैं, तो हम अपने गांव में जैसे वहाँ पे महिलाओं को ये आगे बढ़ा के काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं गांव में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो गांव में जैसे सड़कों पे जो गांव है, स्वरोजगार से जोड़ने का, उनको एक अच्छा एक पुराने घर जो ट्रेडिशनल हमारे मकान है, वहाँ पे वो बैठने का, नीचे ज़मीन में बैठे और खाना गांव का घर का बनाए। इस तरीके से वो रोजगार से भी जुड़ेंगे। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो उगता है वो पूरे विश्व के अंदर सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ का अगर हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक जो हमारे यहाँ उगता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे को इतना कुछ दे रखा है, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, जैसे हमारे यहाँ जो उगता है, जैसे मंडवा है, झुंगारू है, चुलाई है, तिल है, दालें हैं, जो भी वहाँ पे उगता है, अगर हम उसको बढ़ाएं सरकार के द्वारा, और इसको हम हमारा जो युवा उसको बाजार दें, क्योंकि इसमें एक बहुत आवश्यक बात यह है कि हमें छोटे छोटे क्रय विक्रय सेंटर खोलने जरूरी हैं। क्योंकि गांव का ये व्यक्ति अगर 1 क्विंटल मंडवा उगाता है, तो वो 1 क्विंटल मंडवा उगाने के बाद कहीं वो 150 या 100 किलोमीटर बेचने नहीं आएगा। उसके लिए ये होना चाहिए 10 किलोमीटर तक चल सकता है, 5-10 किलोमीटर तक चला जा सकता है। तो उसके लिए ऐसे मोबाइल वैन होनी चाहिए, क्रय विक्रय सेंटर होने चाहिए, और जब आप उनको डायरेक्ट लिंकेज देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसको बढ़ावा देंगे, तो वो जो उनके अंदर जो मायूसी है वो खत्म होगी, तो वो ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आजकल का युवा हर व्यक्ति करना चाह रहा है, और इस समय आत्मनिर्भर कई लड़कों ने कहा कि हम अपना करना चाहते हैं, बशर्ते ये है कि उनको बाजार जरूरी, मंडियां वहाँ डेवलप। अगर वहाँ मंडियां डेवलप होती हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो काम करना शुरू करेंगे, इस तरीके से करेंगे। महिलाएं अगर महिलाओं को भी इस तरीके से छोटे छोटे कुटीर उद्योग वहाँ डेवलप किए जाएं तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। बस थोड़ा सा ये है कि सिस्टम को ठीक करना होगा। सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, व्यवस्थाएं अगर ठीक हो जाए तो गढ़वाल से कोई जाएगा नहीं, वापस गांव में आने के लिए लोग तैयार हैं।
लेकिन अभी आप एक साल रहा, 1 साल के लॉकडाउन पीरियड रहा, इस 1 साल के अंदर कई लोगों ने बहुत अच्छे विज़न के साथ गढ़वाल गए थे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि अब दिल्ली या बॉम्बे में जो स्थिति हुई है कि हम तो मतलब दूसरा हमारा जीवन मतलब एक किस्म से मिला है, तो वो चाहते थे कि हम वहाँ जाके कुछ करें, लेकिन वो बेचारे फिर भी मायूस हुए। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जो चीज़ की आवश्यकता क्या है वो नहीं मिलती, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको देते हैं, वो थोपा थोपी है। अगर मेरे गांव में अगर मुझे तारबाड़ की आवश्यकता है तो पूरे गांव को एक तारबाड़ दे दीजिए। वो कहते हैं कि भाई हम अगर 10 लड़के हैं, अगर हम 50 या 40 खेत करना चाहते तो उनको घेर बाड़ के, जहाँ पे व्यवस्थाएं, जहाँ पे पानी बह रहा है तो उसको पानी से कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी व्यवस्थाएं, बीज हमारे यहाँ अच्छा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए। दूसरा, क्रय विक्रय सेंटर होने चाहिए। आजकल हम लोग 21वीं सदी की बातें करते हैं और गढ़वाल जाने के बाद ऐसा लगता है कि इन विचारों के लिए सूर्य कब उदय होगा। कारण यही रहा कि हमारे लोग हमेशा अपने लोगों का तिरस्कार इन लोगों ने किया है, हमारे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया गया। और मैं समझता हूँ कि कई लोग जो है सेवानिवृत्ति के बाद सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप यंग एज में रहते हैं तब अपने गांव से जुड़े रहें। बिल्कुल, तब भी जुड़े रहें। तब भी जी हम रिटायर हो गए तब आप समाज सेवा करने वो तो अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑन ड्यूटी अपने बच्चों को देखिए। हम अपने बच्चों को अपने लोगों से, अपने चाचा, अपने भाई, अपने भाभी या गांव के जो हमारे नाती रिश्तेदार हैं, अगर हम इनके रूबरू नहीं कराएंगे तो इन्हें कौन पहचानेगा और हमारे बच्चों को क्या हम संस्कार दे पाएंगे। तो हाँ, ये जरूरी है कि हम किस थाती और किस माटी के लोग हैं। तो हमारी पहचान गढ़वाल से है, हमारी पहचान पहाड़ उत्तराखंड से है, तो हम अपनी पहचान को तभी कामयाब कर पाएंगे या स्थापित कर पाएंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जी जी बिल्कुल। हमें वाकई अपनी माटी और धरती का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी लोग प्रदेश में रह रहे हैं तो गांव से ज़रूर अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, और यही बहुत बड़ी बात होती है, अपनी मिट्टी से जुड़े होना, क्योंकि पहचान वहीं से मिलती है। कविंदर जी, आपने हमें इतना अच्छी पहाड़ को लेकर इतनी अच्छी जानकारी दी है, अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।